बड़ी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा 66वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रहा है एडुटीरिया का, जिसमें हमने 8 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने हम हाजिर है एडुटीरिया का सेट नंबर 9 लेके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा हो। कमेंट करके हमें बताएं आपको ये कैसा लगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए तो आज का बिना देरी किए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। जूम कर दो थोड़ा सा आपके लिए। यस, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदिवराह की बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज। ठीक है, तो आदिवराह की उपाधि जो है प्रतिहार शासक भोज ने ग्रहण की थी। भोज विष्णु भक्त था, ये आप लोग पता ही होगा, और नहीं पता तो जान ले। उज्जैन पर राज करने वाले भोज जो हैं, ये परमार से भिन्न दिखने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। परमार से भिन्न दिखे इसलिए इनको मिहिर भोज भी कहा जाता था। नेक्स्ट, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा किस प्रथा जो है किस मुगल शासक ने चलाई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने ये चलाई थी। और दो अस्पा सिंह अस्पा जो ये प्रथा है, इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है। नेक्स्ट 3, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय सेकंड के समय में। 4 देख लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के समय में, है ना। इसके समय में लगभग 1,80,000 दास इसके पास थे, और इसके देखभाल के लिए इसने एक अलग विभाग ही बना रखा था, दीवाने बंदगान जिसका नाम था। ओके। 5 देख लें, किस भक्ति संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद ने ये बात बोला था। ठीक है। 6 देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये करेक्ट क्रम है। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है, बहादुर साहब देखिए, मैं यहाँ पे ये सही क्रम तो यहाँ है, जहांदार शाह, फिर फरुखसियर, फिर मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक और बता दूँ तो देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट जो है इनका टर्म था 1707 से 1712, फिर जहांदार शाह इनका टर्म था 1712 से 1713, फिर फरुखसियर का टर्म आया 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह ये 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1758, शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, और यहाँ पे अकबर सेकंड 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 तक। ये आपका मैंने ये बादशाह और इनके शासन का कालावधि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 7 देखते हैं हम, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयम या कृष्ण अयस कहा गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शायदवाद का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। शायदवाद एवं अनेकांतवाद, ये इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है, और अन्य जो ये तीनों हैं, ये अन्य तीनों का जो है ना संबंध बौद्ध धर्म एवं बौद्ध धर्म से है और बुद्ध से है। ठीक है, त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य और 10 सील, ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट 9 देख ले, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। नेक्स्ट 10 देख लेते हैं हम। 10 है हमारा कथन 1 में क्या बोल रहा है, चीनी लेखक भारत का यिंतु नाम से उल्लेखित करते थे। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है वेनसांग जो है, ये वेनसांग की यात्रा विवरण सीयू की में है। ठीक है, अब सही इसमें से कौन सा कथन है वो चुनना है। हमारा करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे इसलिए सही है क्योंकि हेनसांग की यात्रा का विवरण जो है सीयू की में है। ठीक है, और हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा यान तू नाम से इन्होंने किया था, ये याद रखें, यिन तू। ठीक है, इन्होंने यिन तू या यान तू नाम से इन्होंने भारत का उल्लेख किया हुआ है अपने किताबों में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस वजह से? ठीक है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता था। ठीक है, साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक
पुड़ा स्थल जो है सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे एब्सोल्युटली परफेक्ट बैठते हैं। 12 देख लेते हैं हम। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के सदस्य ही होते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति में। तो प्रकलन समिति में सभी सदस्य जो होता है वो सारे के सारे निचले सदन, निचला सदन कौन है भैया? तो वो है लोकसभा, अपर हाउस, राज्यसभा। ठीक है, इतना तो आई होप सबको पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सारे के सारे लोकसभा से ही नामित होते हैं। इसमें जो है प्रकलन समिति में 30 मेंबर्स होते हैं। ये याद रखें आप लोग, 30 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर 1 ईयर का इसका टेन्योर होता है। ठीक है, और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 देख लें हम। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 75 में जो है ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेही इसकी होगी, उत्तरदायी होगा। इसका अभिप्राय मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो है तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, मेजॉरिटी प्राप्त है। राइट, यदि कभी भी ऐसा विपक्ष को महसूस हो कि सरकार अल्पमत है, मतलब उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुमत नहीं है ना, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसके लिए उसे 50 सदस्यों का समर्थन लेना आवश्यक है। किसको? विपक्षी दल को, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया 50 मेंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 14। ओके, चलिए 14 हम थोड़ा सा जूम आउट, बहुत सही। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी जारी कर सकता है और कभी भी वापस ले सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए 15 देख लेते हैं हम। 15 है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रम से व्यवस्थित करें। ठीक है, नंद वंश है, सुंग वंश है, मौर्य वंश है, हर्यक वंश है, कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश देखिए, हर्यक वंश का जो यहाँ पे टाइम पीरियड था ये 544 से 412 ईसा पूर्व तक, नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक, मौर्य वंश 323 से 185 ईसा पूर्व तक, सुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व तक। तो हमारा जो करेक्ट जो यहाँ पे आंसर बैठता है, कूट जो बैठता है, वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 16 देख लें हम। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था, ये बताना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता 1333 से 47 के बीच आया था और ये मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना काजी नियुक्त किया था, ये याद रखें आप लोग। तो यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है मोहम्मद बिन तुगलक, तो यहाँ हमारा इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 17, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार अनिवार्य बनाया गया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, और इसमें अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया, ठीक है, आर्टिकल 74 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। ठीक है, यहाँ पे बाउंड कर दिया गया प्रेसिडेंट को। और मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में ऐसा कोई निश्चित उपबंध नहीं था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो बनवाया था, हमारे जो BR अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया, हमारे जो सारे जो हमारा अंतिम गवर्नमेंट बना बैठ के जो ये बनाई थी सारे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये किया गया, 74वें आर्टिकल 74 में ये बदलाव करके ऐसा किया गया कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनके द्वारा जो कैबिनेट उनकी होगी, तो उनके सलाह पर ये काम करने के प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया, ताकि प्रेसिडेंट अपने एक्सेसिव पावर का मिसयूज ना कर सकें। दैट्स द मेन रीजन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1918 के द्वारा इसमें संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यता अथवा अन्यथा रूप से, ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगर मान लो प्रेसिडेंट को अगर कुछ लगता है कि नहीं, ये जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह दिया गया है ये इनलीगल है या जन सामान्य के लिए सही नहीं है,
तो प्रेसिडेंट जो है उनको ये बोल सकते हैं कि भैया आप एक बार इस पे दोबारा से गौर कीजिए, ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य है। लेकिन अगर मान लो बोलता है दोबारा से गौर कीजिए, मान लो फिर 14 दिन 20 दिन बाद फिर से उनके पास सेम बिल जाता है, सेम प्रस्ताव जाता है, तो ही इज बाउंड टू डू दैट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नेक्स्ट हमारा, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के अधिनियम द्वारा। 19 देख लेते हैं हम। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण। ठीक है, 20 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो राज्यसभा की संरचना जो है, राज्यसभा की संरचना ये हुई है 80 के अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक है, लोकसभा की संरचना ये हुई है अनुच्छेद 81 के तहत। ठीक, भारत का मान्य न्यायवादी ये करेक्ट है 76, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है 64। तो ये दोनों हमारा गलती है, अपोजिट दे दिया गया था, तो हमारा एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 21। यस, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट 22, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के। ठीक है, 23 देख लेते हैं हम। निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता 5 आधार पर प्राप्त की जाती है, ये हमेशा याद रखें। जन्म के, वंश के, पंजीकरण के, देशीकरण के, किसी क्षेत्र के भूस्तरीय भारतीय भूभाग में सम्मिलित हो जाने पे। अगर कोई इंडिया ने कोई नया देश जीता और उसको अपने में अक्वायर कर लिया, तो फिर वहाँ के जो रेसिडेंट्स हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन फिर कहलाएंगे, उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 5 तरीका होता है, फिर से सुन ले। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, या किसी क्षेत्र के जो भारतीय भूभाग में सम्मिलित हो जाने पे फिर होगा। ठीक है, चलिए 24, राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट सारे। गुजरात 1960 में बना, इसका गठन हुआ। पंजाब 1966, नागालैंड 1963 और सिक्किम 1975। नेक्स्ट 25, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस वाद में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जो है शाहबानो केस 1986 में जब ये हुआ था, इसमें समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार अल्पसंख्यकों के दबाव में इसे लागू न कर सकी थी। ठीक है, आगे जो चलकर फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरला मृदुल बनाम भारत संघ 1995 तथा वर्ष 2005 में ईसाई पादरी की रीट पर सुनवाई में सरकार को समान सिविल संहिता लागू करने का निर्देश दिया, परंतु अभी तक सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। तो उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद के समान में सिविल संहिता लागू करने का निर्देश दिया था? तो ठीक है, यहाँ बात हुई थी शाहबानो में, और सरला मृदुल वाद में भी बात हुई थी। ठीक है, सरला मृदुल वाद में तो बात आगे बढ़ गई, पास हो गया, लेकिन सरकार अभी तक इसको लागू नहीं करवा पाई है। तो यहाँ हमारा एक भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता के संबंध अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 11। ठीक है, 27 देख लेते हैं। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन कुछ स्टार्ट होते हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आंसर बता दूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठे और उसे जरूर सॉल्व करें। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कियां तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होगा, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 525। 28 देख लेते हैं। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाएगी तथा एक दूसरे को 23 सेकंड से पार करती है। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, एवरेज निकालना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2 का। ठीक है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण
ब्याज y रुपए हो तथा y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। अब यहाँ सीरीज है एक, निम्न में से का अगला पद ज्ञात करना इस सीरीज का, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते 31। दिए गए पाई चार्ट में मजदूरी का मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? यदि कुल व्यय 60 लाख रुपए 6 लाख रुपए हो तो, ठीक है 6 लाख रुपए हो तो की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय का 10%। 32 देख लेते हैं। ABC अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह B तथा C की सहायता में कार्य करता है तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 33। 3700 रुपये को AB तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग बट्टा B का भाग बराबर B का भाग बट्टा C का भाग इक्वल टू 3/4, तब A का भाग कितना है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 900 रुपये। नेक्स्ट 34 हमारा क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो 2n टू द पावर n प्लस 2 to the power n माइनस 1 बाई 2 to the power n प्लस 1 माइनस 2 to the power n का मान निम्न में से क्या होगा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट 35। राहुल और सोनू और देवेश ने DVD का एक सेट जो है 578 रुपये में किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 14 घंटे, 12 घंटे तथा 8 घंटे किया हो तो कुल किराए में जो है देवेश को कितना देना होगा? ठीक है, करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 136 रुपये। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम 36। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, यह किसकी तस्वीर है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पुत्र की ये है। ठीक है, नेक्स्ट 37 देख लेते हैं हम। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ये बताना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वकामी या सबाकामी। ठीक है, तो सेकंड जो बौद्ध संगति जो हुई थी ये 383 में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सबाकामी ने की थी। नेक्स्ट 38 देख लेते हैं। मेघास्तनीज के अनुसार मौर्य काल ने एग्रोनोमोई था, कौन एग्रोनोमोई था ये बताना है। करेक्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्ग निर्माण अधिकारी को जो है मेघास्तनीज के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमोई यानी मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता था। मौर्य काल के अन्य अधिकारी जो होते थे, यहाँ देखिए, कारागार का अध्यक्ष इसको प्रशस्ता कहा जाता था, नगर का कोतवाल इसको पौर कहा जाता था और धर्म एवं दान विभाग का प्रधान इसको पुरोहित कहा जाता था। 39 देख लें हम। अशोक ने अपने किस शिलालेख में भी भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथा शिलालेख में। ठीक है, 40 देख लेते हैं। हिंद यूनान शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। 41 देख लें। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। सरकार का प्रशासन निम्न में से किसके द्वारा चलाया जाता था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो शेरशाह के समय जो सरकार का प्रशासन जो है मुंसिफ एवं मुंसिफान एवं सिकदार एवं सिकदारान द्वारा चलाया जाता था। ये याद रखें, सिकदार एवं सिकदारान जो है एक सैनिक अधिकारी होता था। ठीक है, उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना था और अधीनस्थ सिकदारों के कार्य की भी देखभाल यही करना था। और मुंसिफ और मुंसिफान जो थे एक न्यायिक अधिकारी थे, वह दीवान के मुकदमे का फैसला करता था। ठीक है, और वो अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्य को भी देखता था, मतलब सुपरवाइज करता था, जांच करता था। नेक्स्ट, डचों ने 1638 में पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये वहाँ यहाँ से निम्न में से किन किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो डचों ने जो पटना में 1638 में जो अपना ये फैक्ट्री बैठाया, ठीक है, व्यापारिक कोठी की स्थापना की, वो यहाँ से मुख्यतः सूती वस्त्र, सिल्क, अफीम, शेरा और नील इन जैसे चीज़ों की जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था, कब किया था ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जुलाई 1857 को किया था। ठीक है, 44 देख लें। बिहार का एकमात्र औद्योगिक स्कूल कौन सा है ये बताना है।
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरौनी है बिहार का एकमात्र औद्योगिक स्कूल बरौनी। नेक्स्ट 45 देख लेते हैं, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजय। ठीक है, तो अजय जो है ये अजय चकाई ब्लॉक जमुई, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट 46, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहरसा। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सहरसा है। 47 देख लेते हैं, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच ये है वार्षिक वर्षा दर। नेक्स्ट 48, योगेंद्र शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के थे योगेंद्र शुक्ल रहने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 49, बिहार में दरभंगा महाराज के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्व करता थे कौन, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद इसके नेतृत्व करता थे। 50 देख लेते हैं, निम्न में से कौन द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या में शामिल थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकुंठ शुक्ला। ठीक है, बैकुंठ शुक्ल। ओके, चलिए 51 देख लेते हैं, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है अनिवार्य है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम जो है वो तत्व अनिवार्य है, कंपलसरी है। नेक्स्ट 52, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में ये पाई जाती है। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये ठोस है, ये बताना है। तो करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है, क्या होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, तो अगर 4 एटीपी अणु दूसरे चरण में उत्पादित होते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ केवल 2 एटीपी का होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण में 2 एटीपी अणु का उपयोग किया जाता है। 55 देख लेते हैं, रेटिना का रॉड कोशिकाओं में मौजूद प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोडोप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 56 देख लें हम, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, इसका निर्माण होता है कब होता है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट 57, पेप्सिन किस माध्यम से कार्य करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय माध्यम से ये काम करता है। तो गैस्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन जो है केवल 1.5 से 2.5 पीएच रेंज के अम्लीय माध्यम में ही ये कार्य करता है। 58 देख लेते हैं हम, एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया में। ठीक है, 59 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट 60, तो ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी की वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। 61 देख लें हम, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक जो है उसका क्या होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटता है हिमांक। ओके, चलिए 63 देख लेते हैं, निम्न में कौन सा सबसे अधिक विद्युत घनात्मक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Mg। नेक्स्ट 64 देख लेते हैं हम, परमाणु संख्या 18 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट 65, पॉजिस्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होगा, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाई धन आवेश रहता है। ठीक, चलिए 65 देख लेते हैं, श्वसन किस प्रकार का दहन क्रिया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंद दहन। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है 67, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। 68, आवेग का ऐसा ही मात्रक है कौन है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा
ए न्यूटन सेकंड आवेग का SI मात्रक है। निम्न में से कौन सदिश राशि है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बल, वेग, त्वरण, विस्थापन और गति ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। दाब अदिश राशि होती है, ये याद रखें, ठीक है। तो दाब को छोड़ के बल, घूर्षण, त्वरण, संवेग ये सारे सदिश राशियां हैं, दाब छोड़ के। 70 देख लेते हैं हम। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर सेकेंड, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है, जो कि ध्वनि गति से लगभग 33 गुना ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारद। 72 देख लेते हैं हम। लैंगरहैंस की द्वीपिका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 73। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि एक प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग जो होता है वो होता है लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट, ये सही क्रम होता है, ठीक है। सही क्रम मैंने बता दिया, तो यहाँ पे जो हमारा है ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 74 देख लेते हैं। 19वीं एशियाई खेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा। दूसरा है इसके लिए चीन के राष्ट्रीय पक्षी को शुभंकर बनाया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट स्टेटमेंट ही बस हमारा सही है, इसका आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा, है ना। और इसका जो है 2022 में ये चीन के हांगझोउ में ये किया जाएगा, और 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक जो शुभंकर है, जो इसका शुभंकर बनाया गया है, वो 3 रोबोट को चुना गया है, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। इनका नाम दिया गया स्मार्ट ट्रिपलेट्स। इन तीनों रोबोट को जो है कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन के नाम से जाना जाता है। कांगकोंग, लियान लियान और चेन चेन, ठीक। 75 देख लेते हैं। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाले ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 76 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 37वां जो है 2021 में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है, ठीक है। और इससे पहले जो 36वां हुआ था वो हुआ था गोवा में 2020 में, जो इस साल हो चुका है गोवा में, ठीक। 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में जो होना है 37वें के बाद यानी छत्तीसगढ़ के बाद, वो होना है उत्तराखंड में, ठीक है। ये शेड्यूल्ड है 2022 में, ठीक है ना। और उसके बाद 39वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 के बाद 2023 में होगा वो मेघालय में शेड्यूल्ड है 2023 में, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2021 में, ठीक। चलिए 77 देख लें हम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% LPG कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 78 देख लें हम। किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया को, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा मलेशिया की जो राजधानी कोलालमपुर, उसको विश्व पुस्तक राजधानी 2020 घोषित किया गया है। 79 देख लेते हैं। मिलान 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम में। तो मिलन जो है, मिलान मैंने बोला, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट 80 देख लेते हैं। 46वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी USA में। तो 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020 जो है USA में प्रस्तावित है, और 45वां G7 शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होने वाला है ये फ्रांस के बियारित्ज में अगस्त 2019 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए जो 45वां हुआ था, अभी 46वां होना है। अभी ये जो है आपका USA में है 2020, ठीक है। और इसके सदस्य देश कौन कौन है G7 देशों के? तो फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, USA है और जापान है, ठीक। नेक्स्ट 81 देख लें हम। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण इसरो के मदद से हैदराबाद के तेलंगाना स्थित BM बिरला विज्ञान केंद्र में किया जा रहा है। 82 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। 83 देख ले, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिदीन यासीन को। 84 देख लेते हैं हम, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक में। ठीक है, नेक्स्ट 85 विश्व डोपिंग विरोधी संस्था यानी वाडा ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों के किस देश को 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रशिया। ठीक है, तो वाडा ने रशिया का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल से है इसको 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट 86 देख लेते हैं हम, विश्व कबड्डी कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका आयोजन पंजाब में किया गया, ओके। विजेता देश भारत रहा, बिल्कुल सही। फाइनल में भारत ने कनाडा को हराया, सही। और इसका आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया था, सही है। चलिए नेक्स्ट यस 87 आ गया हमारे पास। चलिए, बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। ठीक है, 88 देख लेते हैं हम, जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कितने नए आर्द्र भूमि स्थलों को जोड़ने की घोषणा की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 को। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है भारत के 10 आर्द्र भूमि स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के कुल 37 साइट को मान्यता प्राप्त हो गई। 89 देख लेते हैं हम, हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल समझौता किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 90 देख लेते हैं हम, 2020 में राष्ट्रमंडल खेल के निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया में। ठीक है, तो 2020 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है बकिंगम इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है, और जो है जबकि राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का जो आयोजन है चंडीगढ़ भारत में किया जाएगा 2022 में। ठीक है, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पहले फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होंगे, जबकि राष्ट्रमंडल खेल का सिर्फ निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो कॉम्पिटिशन है वो चंडीगढ़ भारत, इंडिया चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, ट्रिकी बात है। अगर सिर्फ राष्ट्रमंडल खेला जाएगा कहाँ आयोजित होगा? इंग्लैंड में, बर्मिंघम में। ठीक है, और तीरंदाजी की और निशानेबाजी प्रतियोगिता की बात होगी तो इंडिया आप मारेंगे चंडीगढ़। नेक्स्ट 91 देख लेते हैं हम, वर्ष 2020 के लिए विश्व का खाद्य दिवस का थीम क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 92 मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला सोहराई खोवर को GI टैग प्रदान किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ओके, झारखंड की प्रसिद्ध पेंटिंग सोहराई खोवर को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, झारखंड की खोहराई पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग। ओके, चलिए 93 किस राज्य सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम सरकार ने खेल में निवेश को बढ़ाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल को औद्योगिक दर्जा देने का निर्णय इन्होंने लिया है। अब इनसे ये अर्न करेंगे तब तो खिलाड़ियों को देंगे भैया, समझ रहे हैं। चलिए 94 नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान के साथ। ठीक है, 95 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? पौधों के लिए देखभाल वाला वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 96 मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 97 देख लेते हैं, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर
तोमान करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो हाल ही में ईरान ने अपने देश की मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है। एक तोमान जो है वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। यहाँ पे ये है, तो मुद्रास्फीति का ये सामना करेंगे ईरान ऐसे। ठीक है, अपने पैसा का नाम क्या बदल के रखा? पहले था क्या था? पहले था रियाल, अब है तोमान। ठीक, ईरान तोमान ईरान। ठीक है, चलो मिला लेना आप लोग, ईरान मतलब तोमान और पहले क्या था? पहले था रियाल। चलिए नेक्स्ट 98। भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल होने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 99। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। नेक्स्ट 100। किस दक्षिण अमेरिका देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर ने। ठीक है, तो इक्वाडोर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की जो है इन्होंने घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट 101। मई 2020 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः अधीर रंजन चौधरी को यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 102 देख लें। निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट मैचों में 500 विकेट हासिल करने वाला पहला गेंदबाज बन गया? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्वेन जॉन ब्रावो। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो T20 क्रिकेट मैच में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट में पहले गेंदबाज, पहले बॉलर बन गए हैं T20 क्रिकेट में, ड्वेन ब्रावो। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, याद आया? बस वही भाई साहब हैं जो चैंपियन गाना इन्होंने ही बनाया था भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने देश की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। ठीक है, तो इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। कौन सी सड़क का नाम बदलकर? तेल अबीब। क्या दिया है नाम? टैगोर स्ट्रीट। ठीक, 104। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। ठीक है, ये नहीं थे भाई साहब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और मदन मोहन मालवीय, ये लोग प्रमुख थे। ठीक, 105 जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंकर नायर। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य से शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। 106। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? भाई पहला तो सब जानता है, पहला सब याद रखता है, सेकंड बताओ तो जाने, बताओ। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 107। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी विवियन डोरेजियो को। ठीक है, नेक्स्ट 108 देख लेते हैं हम। किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहराम जी मालाबारी। ठीक है, 109 देख लेते हैं। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, कब किया गया था ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1937 में। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 110 देख लेते हैं हम। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1915 में। ठीक है, चलिए 111। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगा दी थी। 112 देख लेते हैं। अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में समानांतर सरकार की स्थापना की थी, किसने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीतू पांडे ने। ठीक है, 113। किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवाद दल का गठन किया था?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं ये 1920 में कब हुए, 1920 के दशक में गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का इन्होंने गठन किया था। ठीक, 114 हम देख लेते हैं। यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट है किस आंदोलन से संबंधित है? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, 115 देख लेते हैं। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा के डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए और मेंबर्स मतलब जोड़ने के लिए 1912 में जो बांकीपुर में जो है ना सभा जो हुआ था, जो रैली हुआ था, उसमें डेलीगेट्स जो उसमें जुड़ते थे उनका शुल्क घटाया कितना किया गया? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 रुपये से 1 रुपये घटा के कर दिया गया। ठीक है, 116 देखते हैं हम। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय ने। 117 देख लेते हैं। निम्न में से किसकी खेती का प्रचलन पुर्तगीज द्वारा भारत में शुरू किया गया था? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो पुर्तगीज जो है वो मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का भारत ये लोग लाए थे और अनार, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन रही है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118 बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, कम से कम हो। ठीक है, कहाँ? मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर, है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? तो मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने, नॉट मीर जाफिर, ना सिराजुद्दौला, ना ही मुर्शीद कुली खान, ना ही अलवर्दी खान, मीर कासिम। 119 देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन सा जो ये है स्टेट है ये बना था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा बना था। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिटेल दे दूं कि सतारा जो है ये हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने अंडर में कब कर लिया था? तो सतारा इन्होंने किया था 1848 में, फिर उसके बाद किया था जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर बघाट इन्होंने कर लिया था 1850 में, उसके बाद उदयपुर इन्होंने कर लिया था 1852 में, फिर झांसी 1853 में और फिर नागपुर 1854 में। ठीक है, 120 देख लें हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के विषय में सही नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया जाता था। ठीक है, और रैयत जो है वो प्रत्येक रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और उन्हें अपनी जमीन की खरीद बिक्री का भी अधिकार था। ठीक है, अत्यधिक भू राजस्व की वजह से किसान महाजनों के चुंगल में ये जो बेचारे होते थे फंस जाते थे और इस तरह महाजन जो है प्रथा का अत्यधिक विकास इस व्यवस्था में हुआ था। ठीक है, महाजन प्रथा इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया था, सही बात है। रैयत प्रत्येक रूप से सरकार को भू करने के लिए उत्तरदायी था, सही बात है। रैयतों को जमीन खरीद बिक्री का अधिकार था, सही बात है। महाजन प्रथा अत्यधिक विकसित हुआ, इसमें सही बात है, सारे स्टेटमेंट सही है। 121 देख लेते हैं हम। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपरोक्त मत किस इतिहासकार का है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.आर. होम्स का ये मत है। 122 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? क्वेश्चन नंबर 123। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद हैदर रजा। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, 124 देख लें हम। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मृत्यु लक्ष्य घोषित किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है जो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज की अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था।
125 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। दूसरा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, ठीक है। तो ये जो है कौन सी देश की राजधानी नहीं है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है ना, और इसका जो राजधानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जो है वेलिंगटन हो जाएगा, ओके। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा हो जाएगा, और यहाँ पे रियो डी जेनेरियो। तो ये तीनों की तीनों तो राजधानी है, सिर्फ न्यूयॉर्क को छोड़ के, ओके। तो एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 126, किस स्थान का समय जो ग्रीनविच 3 घंटे पीछे अतः यह स्थित है, कहाँ पे ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओके, करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 127, कूट मिलान करना है हमें, देख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये बताना है। जिसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हमारा हो जाएगा, यानी साबरमती हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 129, सिंगल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत 5 आइज खुफिया गठबंधन में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है? नेक्स्ट हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आइज खुफिया संगठन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये 5 देशों का एक खुफिया संगठन है, ठीक है, जिसके सदस्य जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और यूएसए हैं। हाल ही में जापान एवं भारत को इस गठबंधन में सम्मिलित कर लिया गया। नया नया कौन सा है? जापान है और भारत है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट 130 हम देख लेते हैं, चैलेंजर गर्त किस महासागर को सबसे गहरा बनाता है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर को। 131, लोनार झील हाल ही के समय में चर्चा में है, इस झील का निर्माण कैसे हुआ था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्कापिंड गिरने से, ठीक है। तो हाल ही में लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है, हल्का लाल रंग के कारण यह चर्चा में रहा है। यह झील जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, और इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, ये याद रखें आप लोग। 132 देख लेते हैं हम, कोसी और मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में, ठीक है। 133 देख लेते हैं, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं। ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऐसे अब ये देखिए, एक ऐसी फसल जिसे किसान व्यक्तिगत उपयोग के बजाय बिक्री के लिए उगाता है, या एक ऐसी फसल जिसकी अच्छी मांग हो और बिक्री के लिए तैयार बाजार हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? नकदी फसल बोलते हैं। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, रबड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 34 देख लें। यस, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, ये बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। तो यहाँ जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 4, पश्चिम चंपारण 5228 किलोमीटर, गया 4976 किलोमीटर, पूर्वी चंपारण 3968 किलोमीटर, उसके बाद रोहतास 3851 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा सही टर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 135, निम्न से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है, टच करती है, बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार को टच करती है, ठीक है ना, एक से अधिक को टच करती है। और मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश को करती है, उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ नेपाल से होती है, और बिहार की सीमा भी सिर्फ नेपाल को टच करती है। 136, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है क्या, कौन, कब, कैसे, बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर से गुजरात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरात जो है टच होती है। ग्रीनविच रेखा भारत से इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है।
इलाहाबाद के नैनी से यहाँ ये गुजरती है। और यहाँ जो है प्रशांत महासागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो गुजरात प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरात जो से टच होती है वहाँ से गुजरती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब बात होती कि ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 137, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोसी, गंडक, घाघरा, फिर गोमती। ठीक, चलिए नेक्स्ट 138 हम देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दो, बहुत सही। चलिए, तो सूची 1 खनिजों की सूची, सूची 2 प्राप्त स्थानों के उत्तर का सही मिलान करना है यहाँ पे। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 1 4 3। ठीक है, तो अभ्रक जो है वो गया से मिलता है, अभ्रक जो है गया से मिलता है। स्वर्ण जमुई से मिलता है। ठीक, स्वर्ण हमारा जमुई से मिला। डोलामाइट रोहतास से मिलता है। ठीक, उसके बाद सीसा जो है, सीसा मिलता है भागलपुर से। ठीक है, ये हमारा सही कूट है। 139 देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है किससे। करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, समुद्र तट से जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 140। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, बहुत सही, अब सही है। यस, चलिए, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था किसने। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलैया समिति के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, 141, 1867 से 68 में दाराभाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। कैसे। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपये। ठीक है, तो 1867 से 68 में दाराभाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन किया था वो 20 रुपये अंकित इन्होंने किया था। 142, कौन सी संस्था व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। ठीक, 143 देख लेते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है, कॉरिडोर परियोजना जो है, किस देश के सहयोग से शुरू किया गया है। दिल्ली मुंबई, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के सहयोग से। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो परियोजना जो 2006 में भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता जापान के अनुसरण में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 144, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, थोड़ा सा, ओके। चलिए, निम्न में से कौन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्रदान करने की आवश्यक शर्तें हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे ये सही हैं, सारे सही हो जाएंगे यहाँ पे। उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद वैश्विक स्तर पर वो महत्वपूर्ण स्थिति में हो। ठीक है, ये भी सही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार जो है 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। उसके बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान इसकी सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, तो ये जो सारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, अब देखिए 145 देख लेते हैं हम। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 146, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नियोजन। ठीक, चलिए 147 देख लेते हैं। 147 बोल रहा है निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्तें हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी निर्माण। ठीक है, 140 हम देख लें। मुद्रास्फीति में क्या होता है ये बताना है। स्टेटमेंट है कीमतों का सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होता है, मुद्रा के मूल्यों का क्रय शक्ति में कमी हो जाता है और विनिमय दर में सुधार होता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो हमारा है सही है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी थर्ड वाला गलत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 149, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी प्राप्तकर्ता पर्याप्त अनुपात। ठीक है, 150 देख लेते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघाई। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित ये बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल का सेट नंबर 9 आपको पसंद आया है। अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेजेस पे शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं कौन नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।